हेलो फ्रेंड्स, जेई टेस्ट नंबर 2 के सॉल्यूशंस को आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि दो ब्लॉक है, एक का मास 4 kg है और दूसरे का 5 kg, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। आर हैंगिंग फ्रॉम ए पुली एज शोन इन द फिगर थ्रू ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज लाइट, स्ट्रिंग तो लाइट है लेकिन पुली नहीं, बट पुली इज इन द शेप ऑफ डिस्क, हैज मास m = 2 kg एंड रेडियस r = 50 सेंटीमीटर। पुली का मास है दिया हुआ है और इसका रेडियस भी दिया हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आगे क्वेश्चन लिखता है कि स्ट्रिंग डज नॉट स्लीप ऑन द पुली। स्ट्रिंग डज नॉट स्लीप ऑन द पुली का क्या मतलब है? यदि वो स्लीप करता तो ये सीधे इधर से सरक के निकल जाता, लेकिन स्लीप नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है ये रोटेट करेगा, पुली रोटेट करेगा। रोटेशन के लिए फ्रिक्शन का होना जरूरी है, विदाउट फ्रिक्शन वो रोटेट नहीं करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि कोई भी गाड़ी कीचड़ में फंस जाता है तो व्हील उसका वहाँ पर घूमता रहता है लेकिन वो आगे मूव नहीं कर पाता। कुछ उसी तरह से यहाँ पर भी यदि ये इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसको वो टॉर्क जो चाहिए रोटेट करने के लिए वो मिलेगा नहीं, तो ये यहाँ पर रोटेट नहीं करेगा यदि इसमें फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन फ्रिक्शन है तो ये रोटेट करेगा। वो गाड़ी के चक्के में क्या होता है, वो घूम रहा है, कौन घुमा रहा है उसे फ्रिक्शन नहीं घुमा रहा है, उसे तो इंजन घुमा रहा है, गाड़ी के व्हील को इंजन घुमा रहा है। लेकिन अब उस मोशन को यदि लीनियर में कन्वर्ट करना है तो काम फ्रिक्शन करता है। फ्रिक्शन v = ω/r इंश्योर करता है। ये लीनियर स्पीड है और ये एंगुलर स्पीड है। गाड़ी का इंजन ये स्पीड देता है, एंगुलर स्पीड, और फ्रिक्शन उस एंगुलर स्पीड को कन्वर्ट करता है लीनियर स्पीड में। तो खैर यहाँ पर फ्रिक्शन है, उसने कह दिया कि स्लीप नहीं कर रहा, पुलिस स्लीप नहीं कर रहा, मतलब कि फ्रिक्शन है यहाँ पर, और जब फ्रिक्शन है तो रोटेशन होगा। तो हमें रोटेशनल एनर्जी भी कंसीडर करना पड़ेगा, रोटेशनल डायनेमिक्स भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, निकालना क्या है? एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक। इसमें से एक ब्लॉक ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे आएगा। दोनों चूंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो दोनों का एक्सलेशन सेम होगा, केवल डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं और उसके बाद में हम एक्सलेशन निकाल लेंगे। तो ये 4 kg है, इस पर एक फोर्स 4 g नीचे लगेगा, इस पर एक टेंशन ऊपर लगेगा। कितना होगा टेंशन? कुछ होगा T। इधर इस पर जो 5 kg का वेट है वो नीचे लगेगा और ऊपर में कुछ टेंशन होगा। वो टेंशन कितना है? क्या सेम टेंशन होगा? यदि स्ट्रिंग यहाँ पर स्लिप करता, में फ्रिक्शन नहीं रहता, तब तो दोनों तरफ टेंशन सेम हो जाता। लेकिन ये स्लिप नहीं कर रहा है तो टेंशन अब अलग है। फ्रिक्शन है, पुली में फ्रिक्शन है तो टेंशन अलग अलग होगा। M1 के साइड में T1 और इसके साइड में T2 हम लगा दिए। बस अब हमारे पास 3 वेरिएबल हो जाएंगे, राइट? T1 नहीं पता, T2 नहीं पता, A1 नहीं पता, 3 वेरिएबल, तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन देगा 4 kg, दूसरा 5 kg और तीसरा पुली देगा। तो 4 kg जो ब्लॉक है वो हमें क्या दे रहा है? ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स पहले लिखेंगे, T1 - 4g। किस एक्सलेशन से जा रहा है? 4a, इक्वेशन नंबर 1। 5 kg को देखते हैं, ये नीचे जा रहा है तो 5g पहले लिखेंगे। जिधर जा रहा है, जिधर एक्सेलरेट कर रहा है उधर का फोर्स ज़्यादा है, -T2 = 5a, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा हम चल रहे हैं पुली को लेकर। पुली क्या कर रहा है? पुली रोटेट कर रहा है, और रोटेट करने के लिए क्या चाहिए? जैसे कि एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स चाहिए, वैसे रोटेट करने के लिए उसे एक टॉर्क चाहिए, एक टॉर्क चाहिए। और टॉर्क कौन दे रहा है? टॉर्क ये दोनों इस फोर्स लगाता है। इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? 3 फोर्स लग रहा है, T1 लग रहा है, T2 लग रहा है और इसका वेट लग रहा है। वेट देखिए इसके सेंटर से होकर जा रहा है, जिस एक्सिस को के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, यहाँ से जो एक एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो इसके सेंटर से होकर पास कर रहा है, उसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और ये जो वेट है वो उसी एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये वेट इस पर कोई टॉर्क नहीं लगाएगा। जो भी टॉर्क लगाएगा T1 और T2, और ये दोनों ही टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ये व्हील इस तरह से मूव कर रहा है क्योंकि 5 kg ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो ये टॉर्क ज़्यादा है। मैंने इस टॉर्क का डायरेक्शन हम इस तरफ रखते हैं कि T2 का जो वजह से जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो T1 की वजह से टॉर्क का डायरेक्शन का ऑपोजिट है। तो T2 की वजह से जो टॉर्क आया वो आया T2 × R,
यही आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आर कितना है, यहाँ कैपिटल आर है। एफ कितना है, टेंशन T2 है। और यहाँ पर साइन लिखना पड़ेगा। साइन कितना है, दोनों के बीच का एंगल आर और एफ के बीच का एंगल कितना है, यह है आर और यह है एफ, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो आर T2 हुआ। एग्जैक्टली सेम उधर होगा लेफ्ट में, लेकिन माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर अब जो है ये इसको दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। टाउ टाउ इतना फोर्स आ गया। लीनियर मोशन के लिए लिखते हैं फोर्स इजकल टू मास टाइम एक्सलेशन। यहाँ पर जो है सो फोर्स इजकल टू टाउ इजकल टू मास की जगह पर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सलेशन ये लीनियर एक्सलेशन है, उसकी जगह पर हो जाएगा एंगुलर एक्सलेशन अल्फा। एंगुलर एक्सलेशन अल्फा। इसी को सजा के लिख लेते हैं। T2 माइनस T1 इक्वल टू आई। ये आई कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना है, ये किस फॉर्म में है, डिस्क है। ये डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, वो होता है, इसका मास कितना है, m0, मास टाइम्स r²/2, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा। और ये वाला r हम इधर ले आए हैं। तो फाइनली इसको सब ठीक से लिखें बढ़िया से। T2 माइनस T1 इजकल टू m0, r² तो चला गया, α/2, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीनों को ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या होगा, ये T2 चला गया, ये T1 इधर से चला गया, और लेफ्ट में क्या बचा, -4g प्लस 5g और कुछ नहीं, तो एक 1g आया। इधर क्या बचा, 9a प्लस m0 का वैल्यू लिखना चाहिए था, राइट, हमने लिखा नहीं, वो 2 kg है, यहाँ पर लिख देते हैं 2। तो 2/2 इक्वल टू अल्फा। अल्फा जो है सो a आया। और अल्फा कितना होगा, ये दोनों एक्सलेशन में रिलेशन है, इसका एक्सलेशन और इसका एंगुलर एक्सलेशन में रिलेशन है। हम जानते हैं v इक्वल टू ओमेगा आर है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये लीनियर एक्सलेशन मिलेगा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सलेशन मिलेगा, और ये r है, तो अल्फा हुआ a/r। यहाँ पर r² नहीं कटेगा ना, α/r है, तो ये जब a/r² होगा तब कटेगा। तो यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट टाइम में ऐसे लिख लेते हैं, m0 की जगह पर 2, r² की जगह पर r²/2, अल्फा की जगह पर a/r, और ये फाइनल r यहाँ पर है। तो 2 r इधर चला गया, ये 2 इधर चला गया, तो 1 a आया, तो ये सिंपली a आया, तो 10a हो गया। तो a इस तरह से हमें पता चल गया g/10, और g के वैल्यू 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सलेशन जो है ब्लॉक का वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका ये आंसर आ गया। आप चाहते तो टेंशन भी निकाल सकते थे, इसका एंगुलर एक्सलेशन भी निकाल सकते थे, या फिर किस पर्टिकुलर टाइम के बाद में इसका एंगुलर स्पीड क्या है वो निकाल सकते थे, या इसका स्पीड लीनियर स्पीड क्या है वो निकाल सकते हैं। तो एनीवे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एम्प्टी बॉक्स। एम्प्टी बॉक्स है, उसका सीलिंग से लटकाया हुआ है एक सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ है L। द बॉक्स इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड वेज that makes an angle alpha with the horizontal. The surface of the inclined plane of wedge is smooth. The wedge moving with acceleration such that box is not sliding on the inclined plane of the wedge. The period of oscillation of the pendulum is how much? ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है या वेज है जो फिक्स्ड है। ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये जो बॉक्स है उसको यहाँ पर रख दिए हैं इस इंक्लाइंड प्लेन पर, और बॉक्स के ए जो सीलिंग है वहाँ से एक हैंग कर रहा है क्या, ये सिंपल पेंडुलम। और ये कहा गया कि ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, ये वेज है, और ये वेज जो है सो मोशन में है, इस तरह से मोशन में है कि ये ब्लॉक नहीं गिर रहा है, ये यदि बॉक्स जो है इसके ऊपर वो नहीं गिर रहा है, बॉक्स नहीं गिर रहा है तब इसको इधर जाना पड़ेगा, राइट, इस तरफ किसी एक्सलेशन a0 से जाना पड़ेगा। ये यदि
एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा तो ये नहीं गिरेगा, जो उससे कम होगा तो नीचे गिरेगा, और उससे ज़्यादा होगा तो ऊपर चलने लगेगा। सो ए नॉट का एक जस्ट एक वैल्यू है जिसके लिए ये वहाँ पर स्थिर रहेगा, और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए एक ही स्पीड पर, एक ही एक्सेलरेशन पर ये यहाँ शांति से बैठा रह सकता है। और उससे यदि ज़्यादा हो गया तो ये ऊपर जाने लगेगा, उससे कम हो गया तो ये नीचे उतरने लगेगा। तो खैर वही एग्जैक्ट वैल्यू ए नॉट हमें यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि गिर नहीं रहा है, बॉक्स इज नॉट स्लाइडिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अब इस केस में इस पेंडुलम का ऑस्सिलेशन का पीरियड कितना होगा, पीरियड ऑफ ऑस्सिलेशन कितना होगा। ठीक है, तो इस सिंपल पेंडुलम के लिए पीरियड ऑफ ऑस्सिलेशन कितना होता है, वो होता है 2 पाई रूट ओवर स्क्वायर एल बाई जी। ये यदि धरती पर है तो ये शांति से बैठा हुआ, इस पर एक फोर्स mg लग रहा है और उसको टेंशन को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये टेंशन जो है सो वेट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसका जो g है वो लेते हैं और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब ये सिचुएशन नहीं है, अब क्या है कि t को mg न्यूट्रलाइज कर रहा है, नहीं, t यहाँ पर जो टेंशन है क्या ऐसे ही रहेगा ये, क्योंकि इस पर एक्सेलरेशन इधर से जा रहा है। तो अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वर को हम बैठा देते हैं, इसी में बैठा देते हैं बॉक्स के अंदर ही, कि बैठ के सारा चीज़ें ऑब्जर्व करो। और वो क्या ऑब्जर्व करता है, तो ऑब्जर्व वो करेगा कि ये इक्विलिब्रियम में है फिर, लेकिन इस तरह से इक्विलिब्रियम में नहीं है। वो ऑब्जर्व करेगा कि ये कुछ इस तरह यहाँ पर जाके इक्विलिब्रियम में है, कोई एंगल थीटा पर ये जाके इक्विलिब्रियम में। वो एंगल थीटा कितना है, तो देखिए इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है एक, यहाँ पर हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं एम ए नोट। क्यों, क्योंकि ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इस वेज के साथ में ये भी एक्सेलरेटेड है, इसलिए वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में यदि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना चाहते हैं तो हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही हमारा स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स होता है मास उस ब्लॉक का जिस पर हम न्यूटन्स लॉ लगाने वाले हैं, और एक्सेलरेशन वेज का, फ्रेम का, और डायरेक्शन जिधर फ्रेम का डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑफ फ्रेम उसका ऑपोजिट। यहाँ पर इस पर एक वेट फोर्स और लग रहा है mg, वेट वो तो लगेगा ही, और एक टेंशन लग रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में है, इसको थीटा नॉट कहते हैं। इक्विलिब्रियम में है तो कहने का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम में है तो इस टेंशन को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करेगा ये दोनों मिलके। तो ये दोनों का इफेक्टिव जो है वो कितना हुआ, इफेक्टिव हुआ ए फोर्स। ये दोनों परपेंडिकुलर पर है ना, एक हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टली इधर है और एक वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो दोनों 90 डिग्री पर है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि इसका जो दोनों की इफेक्टिव फोर्स है वो कितना है, वो होगा mg स्क्वायर प्लस ma नॉट स्क्वायर। कहने का मतलब है m स्क्वायर रूट ओवर g स्क्वायर प्लस a नॉट स्क्वायर। ठीक है, इतना फोर्स लगा रहा है, और यही जो है सो बैलेंस कर रहा है टेंशन को, नंबर 1। नंबर 2, ये एंगल थीटा नोट कितना है, ये एंगल थीटा नोट है टेन थीटा नोट। ये यदि थीटा नोट है तो ये भी थीटा नोट होगा, इसको यहाँ पर फ्रेश बना देते हैं इधर। ये है mg, ये है ma नॉट, ये इसका रिजल्टेंट है, और इधर से ही ये यहाँ पर ये थीटा नोट है, ये थीटा नोट है तो ये भी थीटा नोट होगा, और यहाँ से टेन थीटा नोट क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और दिस कितना है, ये है ma नोट, ma नोट, और ये है mg। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ma नोट बाय mg। तो टेन थीटा नोट का वैल्यू हमें पता चल गया a नोट बाय g है, या फिर आप कहिए a नोट का वैल्यू हमें पता चल गया g टेन थीटा 0 है। उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें वो जो फोर्स है जो टेंशन को बैलेंस कर रहा है वो पता चल जाएगा। तो g बाहर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नॉट, तो g सेक थीटा नॉट, ये पता चल गया। m लिखना छोड़ दिए। तो यहाँ पर अब जो है सो इफेक्टिव फोर्स कितना है,
ये यही है इफेक्टिव टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी सेक थीटा नॉट। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एम जी इफेक्टिव, जैसे इस यहाँ पर लिखे थे P इज इक्वल टू एम जी, उसी से कंपेयर करके लिखते हैं मास टाइम्स जी इफेक्टिव। अब जी ना रह के जी इफेक्टिव हो गया, और जी इफेक्टिव कितना है, जी इफेक्टिव है जी नॉट नहीं, जी सेक थीटा नॉट, ये जी इफेक्टिव है। और यही जी इफेक्टिव को हम यहाँ पर लिख देंगे जी इफेक्टिव, और इस तरह से हमारा आंसर हो गया 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी इफेक्टिव, जो कि जी इफेक्टिव कितना है, जी सेक थीटा नॉट, जी सेक थीटा नॉट। इसको ऊपर ले जाएंगे एल कॉस थीटा नॉट बाय जी, ये आंसर है। लेकिन यहाँ पर थीटा नॉट है और यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है, हमें देखना होगा कि थीटा नॉट और अल्फा में क्या रिलेशन है। तो अब यह ज्योमेट्री है, थीटा नॉट, ये जो अल्फा नॉट है और ये जो थीटा नॉट है, दोनों सेम है या अलग अलग है, वो देखना होगा। तो आप उसे देख सकते हैं, कैसे देखें, इसको ऐसे देखेंगे कि ये हमारा वेज है, राइट, ये जो है वेज है, वेज पे कितना फोर्स लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। वेज पर और क्या फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, यहाँ पर बैठा ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, बैठा ऑब्जर्वर ये देख रहा है कि इस पर स्लाइड नहीं कर रहा है। और कोई फोर्स है वेज पर एक उसका मास है ना, और कोई तीसरा फोर्स नहीं है। इन तीनों फोर्सेस के अंडर में वो इक्विलिब्रियम में है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये एंगल अल्फा है, तो कौन सा एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी अल्फा हुआ, ठीक है, ये 90 डिग्री माइनस अल्फा, और ये एंगल अल्फा हुआ। देख लीजिए, ऐसे हम कर सकते हैं, ये अल्फा है तो ये अल्फा है और ये अल्फा है, जस्ट ये वाला लाइन जो है सो अल्फा है। तो ये अल्फा है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस अल्फा हुआ, ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये अल्फा हो गया। अब यहाँ पर हम इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, x y में अलग अलग देख लेते हैं। x जो डायरेक्शन है उसमें देखते हैं, x डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, n इधर लेफ्ट साइड में, माइनस ये कॉस अल्फा इधर, साइन अल्फा इधर, और कोई इसका कोई कंपोनेंट नहीं, इसका कोई कंपोनेंट नहीं, ये पूरी x में ही है, एम ए नोट 0। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि n साइन अल्फा जो है सो एम ए नोट हुआ। y एक्सिस में देखें, y एक्सिस में n कॉस अल्फा ऊपर लग रहा है और एम जी नीचे लग रहा है, नीचे में और कोई फोर्स नहीं, इसका कोई कंपोनेंट नहीं, 3 तो फोर्स ही है। ये दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो n चला गया, n साइन अल्फा बाय n कॉस अल्फा इक्वल टू ए नॉट बाई जी। तो टेन अल्फा कितना आया, ए नॉट बाई जी, मतलब ए नॉट कितना आया, जी टेन अल्फा। और इसके पहले बताए थे कि ए नॉट कितना आया था, जी टेन थीटा, जी टेन थीटा नॉट। तो अल्फा ही थीटा नॉट है, ये दोनों सेम हो गया, अल्फा ही थीटा नॉट है। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर हमारा है, इसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या फाइनल है, ये 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर एल कॉस अल्फा बाय जी, ये आपका ऑसिलेशन हो गया, ये वाला एल कॉस अल्फा बाय जी, एल कॉस अल्फा बाय जी। तो इस तरह के प्रॉब्लम में जब कोई सिस्टम पर वेट के अलावा और कोई फोर्सेस लग रहे हैं और हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना हो उसका, तो जी को हम रिप्लेस करते हैं जी इफेक्टिव से, और जी इफेक्टिव यहाँ पर निकाल लेते हैं। और जी इफेक्टिव क्या है, जो इसके टेंशन को न्यूट्रलाइज करे, वो फोर्स ही इफेक्टिव फोर्स है। और उसको हम यदि मास से डिवाइड कर देंगे, ब्लॉक के मास से, ये बॉब के मास से, तो हमें जी इफेक्टिव मिल जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये साउंड का क्वेश्चन है। A police car is chasing a thief car. Police car is moving with speed VP, P for police, 144 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कितना आ जाएगा, 144 टाइम्स 5/18 इन मीटर पर सेकेंड,
कितना आ गया, 8 बार में जाएगा, राइट। तो 40 मीटर पर सेकेंड। एंड साउंड्स ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 522 हर्ट्ज। Police listens the reflected sound from the thief's car as frequency f prime is equal to 555 हर्ट्ज। वो 522 हर्ट्ज का जो है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है उसका सायरन, और जब वो जाके चोर के गाड़ी से टकराया और फिर वापस आया तो पुलिस उसे 555 हर्ट्ज से सुन रहा है, उससे भी ज़्यादा सुन रहा है। जो गाड़ी का स्पीड है, चोर के गाड़ी का स्पीड, वो हमें बताना है। साउंड का स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड एयर में है। तो ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो इसे चलते हैं, बनाते हैं। पहले एक तो डायग्राम बना लेते हैं। ये पुलिस की गाड़ी है और ये चोर की गाड़ी है। ये चोर की गाड़ी है और ये पुलिस की गाड़ी है। ये चल रहा है किस स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड से, वीपी। ये हमें वीटी कितना है वो पता करना है। यहाँ पर इसने साउंड ब्लो किया, वो जाके इससे टकराया और टकरा के फिर ये वापस आएगा और इसका ड्राइवर को ही सुनाई पड़ेगा। तो सबसे पहले इस केस में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, यहाँ से एफ नॉट फ्रीक्वेंसी इसने जनरेट किया सायरन ने, और वो एफ नॉट फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर बैठा हुआ जो ये इसका कोई भी पर्सन जो है वो कितना इसको ऑब्जर्व करेगा, किस फ्रीक्वेंसी से इसको ऑब्जर्व करेगा, इसका ये एफ प्राइम। वही फ्रीक्वेंसी गाड़ी का जो भी रिफ्लेक्टर है जो इसके साउंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो भी उसी को यही कंसीव करेगा। वो इसको कितना पाएगा, इस फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम। अब वो जो है इसको जब रिफ्लेक्ट करेगा तब इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, एफ प्राइम से उसको रिसीव किया, उसी एफ प्राइम से उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। अब उस एफ प्राइम से जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, अब ए मोशन में है तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर ये परसीव क्या करेगा, कितना उसका फ्रीक्वेंसी परसीव करेगा, उसको हम बोलेंगे एफ डबल प्राइम। तो देखिए एफ, ये जो एफ नॉट जो है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है साउंड का। एफ प्राइम कौन सा फ्रीक्वेंसी है, जो गाड़ी का रिफ्लेक्टर परसीव करेगा इस फ्रीक्वेंसी को। आपको पता है ना कि यदि आप रिलेटिव मोशन में रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। ट्रेन स्टेशन पर बैठे रहिए, ट्रेन यदि उधर से आ रही है और वो जब हॉर्न देती है तो उसका फ्रीक्वेंसी आपको, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वही गाड़ी यदि वो खड़ी है तो जितना फ्रीक्वेंसी आपको फील होता है, जब गाड़ी आपकी तरफ आते हुए हॉर्न बजाएगी तो वो फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा नज़र आएगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नज़र आएगा। मतलब सोचिए वो आपको ज़्यादा पतला सुनाई पड़ेगा। कोयल का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है और लायन का जो दहाड़ है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। एक मोटा मोटा जो है सो एग्जाम्पल दे रहे हैं रफ। तो वैसे यहाँ पर उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, घट जाता है, ये सारे चीज़ें होता है क्योंकि रिलेटिव मोशन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इस रिफ्लेक्टर ने परसीव किया फ्रीक्वेंसी वो है एफ प्राइम। अब उसी एफ प्राइम से उसने रिफ्लेक्ट कर दिया और फिर ये जो ड्राइवर है बैठा हुआ वो यहाँ पर सुन रहा है फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली अपने साउंड का ही रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी एफ डबल प्राइम आया जो 555 हर्ट्ज है। और एफ नोट जो है ये है, ये जो है सो एफ नोट कितना है 552 हर्ट्ज, और ड्राइवर ने जो सुना है एफ प्राइम लिखा है उसने 555 हर्ट्ज। तो इसको हम एफ डबल प्राइम कर देते हैं कंसिस्टेंट रहने के लिए, इसको एफ प्राइम कर देते हैं और इसको एफ जीरो को जो है सो ओरिजिनल को जस्ट एफ ही रहने देते हैं। तो एफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो गया, एफ डबल प्राइम ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है जो रिफ्लेक्टर सुनता है। सबका वैल्यू एक्सप्रेशन लिखते हैं सबके लिए, पहले एफ डबल प्राइम के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। यहाँ पर जो बैठा हुआ है रिफ्लेक्टर या पर्सन जो भी है वो कितना फ्रीक्वेंसी इसको सुनेगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा अलग सुनेगा। यहाँ पर फिर मैंने लिखा एफ जीरो, जस्ट एफ लिखना है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ है ये वाला। और अब इसके लिए क्या है, देखिए सोर्स जो है यहाँ पर है, सोर्स उसके करीब आ रहा है तो सोर्स नीचे में, सोर्स जो है सो नीचे और ऑब्जर्वर जो है सो ऊपर होता है न्यूमरेटर में। तो सोर्स नीचे है
नज़दीक आ रहा है तो माइनस करेंगे, सोर्स कौन है, पुलिस है। और ऑब्जर्वर ये दूर जा रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है तो प्लस करेंगे, माइनस इसको भी करेंगे। ऑब्जर्वर ऊपर में रहता है तो भी प्लस, प्लस नहीं, प्लस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा ना, माइनस करना होगा, दूर जा रहा है माइनस करना पड़ेगा। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी ये इसने सुना, वही फ्रीक्वेंसी इसने रिटर्न किया, तो अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी इसे सुनाई पड़ रहा है एफ प्राइम, वो कितना सुनेगा, ये एफ डबल प्राइम जो है इंटरमीडिएट जो फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल हो गया, और उसमें जो मॉडिफिकेशन आएगा फिर उसी तरह से मॉडिफिकेशन आएगा। ये सोर्स जो है, अब सोर्स ये है, सोर्स दूर जा रहा है तो दूर जा रहा है तो यहाँ प्लस आएगा, v प्लस भी, इसका स्पीड क्या है, ये तो थीफ है वी टी। और ये यहाँ पर ऑब्जर्वर अब नज़दीक जा रहा है सोर्स के, तो यहाँ पर प्लस, नज़दीक जा रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, v प्लस इसका स्पीड तो vp है, ये पुलिस है vp। अब ये वाला वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दीजिए, v प्लस वी पी बाई वी प्लस वी टी, v माइनस वी टी बाई वी माइनस वी टी, यही है। इसी में सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए वी टी के लिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, ये 555 है और ये 500 कितना है, 22 है। v प्लस वी पी, v जो है सो 330 है, वी पी कितना है 14, निकाला है कैलकुलेट करके, उसमें 144 किलोमीटर बोल रहा है, 14 330 प्लस वी थीप कितना है वो हमें नहीं पता, थीप का स्पीड तो निकालना है, 330 माइनस वी टी, और v जो है सो 330 माइनस वी पी 40 है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको वी आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 18/5 से डिवाइड करेंगे तो 108 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस की गाड़ी इससे ज़्यादा तेज़ी से चल रही है तो पुलिस इस चोर को पकड़ लेगी, 108 किलोमीटर पर आवर। ये कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। वैसे आप चाहो तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं क्विकली। ये 555 है, इसको 522 से डिवाइड कर दिए, इधर कितना हो गया 370 बाई ए वाला कितना हो गया 290 टाइम्स 330 प्लस 40, नहीं ये क्यों लिख रहा हूँ, 330 माइनस वी टी, 330 प्लस वी टी, ये चला गया। ये 29 से ये कट जाएगा, कितना बार में जाएगा सो देखना होगा। ये 37 से ये जाना चाहिए, ये कितना बार में जाएगा, पहले छोटा कैलकुलेशन करते हैं इधर। ये 3 से कट जाएगा, 555, इसका सम जो है सो 15 है तो 3 से डिविजिबल है। ये 2 2 4 प्लस 5 9, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, तो क्यों ना इसको ऐसे कर ले। इतना हुआ, फिर 7 प्लस 4 प्लस 1 ये हो गया 12, जो कि 3 से डिविजिबल हो गया। ये 8 प्लस 1 प्लस 5 9 9 9 5 14, तो ये डिविजिबल नहीं है। अब 3 से ये डिविजिबल है लेकिन ये नहीं है। अब यहाँ से 37 टाइम्स 5 कितना होगा, 7 टाइम्स 5 35, और 3 टाइम्स 5 155, एंड 3 1 ये आ गया पूरा, ये और ये 5 टाइम में कट गया। ये जो है सो 6 टाइम में कट जाएगा, ऑलमोस्ट 30 है, 30 टाइम्स 6 180, एक कम हो गया 6, तो ये 6 में कट गया, तो 5/6 आया, 5/6, और इधर है 330 माइनस वी टी बाई 330 प्लस वी टी। अब इसको जो है सो सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके या कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करके सॉल्व कीजिए, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऊपर में जो है सो 6 माइनस 5 करते हैं, माइनस करने से क्या होगा कि ये वी टी जो है डबल हो जाएगा, 6 माइनस 5 और 6 प्लस 5 नीचे में करते हैं,
नीचे में ऐड करते हैं, ऊपर में सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट देखिए डिनोमिनेटर से किया जाता है, बड़ा वाला से। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 330 चला गया, VT माइनस VT 2 VT, और यहाँ पर ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, तो ये तो खत्म हो गया, 330 का 2 टाइम्स 330, ये 2 चला गया वैसे ही, और VT आ गया हमारा कितना, VT आ गया 330, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, 6 - 5 1/11, सो 30 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थर्मल कंडक्शन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि ऑल रॉड्स इन द फिगर ABBCBD, ये देख रहे हैं ABBCBD, ये वाले CDDCEF कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 रॉड्स है, वो सारे आइडेंटिकल हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन एंड मटेरियल। उसका K भी सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी, और डायमेंशन उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी सेम है। द टेम्परेचर ऑफ इंड A इज 90 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, और ये F पर यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर ऑफ इंड B, C एंड E, ये पॉइंट, ए पॉइंट और ए पॉइंट, 3 पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए हीट कंडक्शन में जो क्वेश्चन है उसको हम रेजिस्टेंस के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसका इक्विवेलेंस है। यहाँ पर जो है सो dQ/dt जो कंडक्शन का फार्मूला लिखते हैं, KA/L θ1 - θ2, ये फार्मूला है। इसको आप जरा इससे देखिए, ये चार्ज हो गया dQ, स्मॉल q लिख देते हैं, यहाँ कैपिटल Q यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ स्मॉल q लिख देते हैं। चार्ज, तो ये क्या हो गया, एक करंट हो गया। करंट कितना होता है, वोल्टेज V1 - V2/R। यहाँ पर भी यही करंट है, ये हीट करंट है और ये चार्ज करंट है, बस यही फर्क है, ये हीट करंट है और ये चार्ज करंट है। और यहाँ पर देखिए θ1 - θ2, ये टेम्परेचर में डिफरेंस है और इसी की वजह से हीट फ्लो करता है। यहाँ पर पोटेंशियल में डिफरेंस है, वोल्टेज, और इसी की वजह से चार्ज फ्लो करता है। तो एकदम दोनों सेम है, केवल क्या है, R की जगह पर L/Ka है, R की जगह पर L/Ka है। तो यहाँ ये हीट रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है L/Ka, और यहाँ पर बोल दिया कि जितने भी रॉड्स हैं सबका L, K और ये तीनों सब चीज़ें सेम है। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, तो वही रेजिस्टेंस यहाँ भी, क्योंकि सबका सेम है, लेंथ सेम है, ए सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, तो सबका सब सेम हो गया। तो रेजिस्टेंस सबका जो है, ये रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस है, सबका सेम है, और इसको बिल्कुल ट्रीट करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी की तरह। तो देखिए यहाँ पर अब ये क्या हो गया, ये जो है सो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, देख रहे हैं, इधर R, ये R/R 1:1 के रेशियो में इधर है, इधर भी 1:1 के रेशियो में है। याद कीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बैटरी है, और यहाँ पर जो है सो कोई गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। यदि ये PQ और RS इसका रेशियो सेम है, P/Q = R/S, तो इससे होकर कोई करंट नहीं बहता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल जो है सो दोनों सेम हो जाता है, पोटेंशियल 1 = पोटेंशियल 2, इसलिए इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करता है। तो यदि ये इसका रेशियो, ये दोनों के रेशियो के, या ऐसे भी कर सकते हैं P/R = Q/S, यहाँ से दोनों सेम आएगा, ये हो जाए तो इससे होकर कोई करंट फ्लो नहीं करता। यहाँ एग्जैक्टली सेम है, ये दोनों का रेशियो सेम है 1:1, इधर भी 1:1, तो इसका मतलब है इसका और इसका टेम्परेचर सो सेम है, यहाँ पर टेम्परेचर सेम होगा। तो θC = θB, B नहीं क्या D है, θD। तो इसमें इसको हटा देते हैं, इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। जो भी इसका हीट है, हीट इधर से आएगा इधर से निकल जाएगा, हीट इधर से आएगा इधर से निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, इस तरह से आ गया, ऐसे आ गया। ये है हमारा A जो कि 90 डिग्री पर है, और ये है मेरा F जो 0 डिग्री पर है, 90 डिग्री सेल्सियस पर। ये R, AR, 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 AR। अब देखिए इसका यदि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो क्या निकलेगा, ये R है, AR है, सीरीज में 2R हो गया, ये R है, AR है, सीरीज में 2R हो गया। तो ये 2R और ये 2R दोनों जो है सो पैरेलल हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक रॉड यहाँ है, एक रॉड यहाँ, कैसे बनाऊँ उसे, इसको ऐसे बना देता हूँ,
इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसका रेजिस्टेंस आर, ये दोनों आर आर पैरेलल में है, आर नहीं था, 2R था, राइट, आर आर 2R, यहाँ भी आर आर 2R। तो 2R और 2R यदि पैरेलल में होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, उसका हाफ हो जाता है, मतलब आर हो गया, ये आर हो गया, ये ऑलरेडी आर है। तो देखिए ये कौन कौन सा पॉइंट है, यहाँ से देख लीजिए, ये है ए, ये है एफ, और ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बी और ई है, ये है बी और ये है ई। तो पॉइंट ए बी ई एफ, 3 रॉड है, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है। तो जो भी यहाँ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के केस में होता है कि यदि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हों पैरेलल सीरीज में हों और एक बैटरी लगा देते हैं यहाँ पर, और तीनों यदि सेम है तो इसका जो वोल्टेज है वो कौन खाता है, तीनों को खाता है और इक्वली खाएगा। तो V/3 यहाँ पर ड्रॉप हो गया, V/3 यहाँ पर ड्रॉप हो गया, और वही V/3 यहाँ पर ड्रॉप हो गया, 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ, क्योंकि तीनों सेम है। तो सेम अमाउंट में ये वोल्टेज को ये लोग ड्रॉप करेगा। यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम है, ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो ये जो डिफरेंस है 90 - 0 90 का, उसको तीनों को ही इक्वली ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पर 30 ड्रॉप करेगा, यहाँ भी 30 ड्रॉप होगा, यहाँ भी 30 ड्रॉप होगा। तो 90 ऑलरेडी था, 30 ड्रॉप हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। ये भी 30 ड्रॉप कर देगा, 60 यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा 60 में से 30 चला गया, 30 डिग्री ड्रॉप। तो हमें पता चल गया बी का कितना है 30 या 60 और ई का 30। कौन कौन सा पॉइंट का निकालने के लिए बोला है, बी सी ई, तो बी और ई तो निकल गया, बी 60 और ई 30। यहाँ से ढूंढिए, बी 60 में 3 ठो है और ई में यहाँ पर है 30 में 2 ठो है। तो ये दोनों में से कोई एक आंसर है, 60 30, ये दोनों में से आंसर है। अब सी जो है सो कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो वापस चलते हैं सी निकालने के लिए। तो सी यहाँ पर आते हैं, ये हमें पॉइंट पता चल गया कितना है, ये है 60 और ये कितना है, ये है 30। डिफरेंस कितना का है 30। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है, दोनों इक्वल है, तो दोनों आधा आधा ड्रॉप करेगा। तो ये डिफरेंस कितना है 30 का, उस 30 का हाफ ये ड्रॉप कर देगा 15 और 15 ये ड्रॉप कर देगा। तो 60 में से 15 यहाँ ड्रॉप हो गया, तो ये कितना बच गया 45 डिग्री। तो बी पॉइंट का भी यही बी पॉइंट है, नहीं सी पॉइंट ये है, सी का हो गया 45, सी का हो गया 45। ढूंढिए ए वाला, ऑप्शन नंबर 3 से। तो थर्मल कंडक्शन का जो प्रॉब्लम है उसको यूजुअली हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम से मिला के बनाते हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो होता है, ये देख लीजिए, यहाँ पर जो करंट है हीट करंट है और ये इलेक्ट्रिकल करंट है। दोनों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है हीट रेजिस्टेंस वो होता है एल लेंथ जो रड का है बाय के उसका थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है, और ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होता है। यहाँ पर बोल दिया कि जितने भी 8-9 रड्स हैं वो सारे के सारे का ये तीनों ही डायमेंशन एल और ए और मटेरियल के सेम है, तो सबका रेजिस्टेंस सेम हो गया। और ये मुझे देखने से इसको देखिए, यहाँ पर इसका ये कीजिए, मैच कराइए। ये जो है सो व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों, यहाँ पर 1:1 रेशियो है, ये भी 1:1 रेशियो बैलेंस है, तो इसमें हीट करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसको भगा देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। और उसके बाद में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये हो गया 2R, ये हो गया 2R, दोनों पैरेलल में है, तो आके हो गया 1R। तो हम देखते हैं कि ए से लेकर एफ तक जो है हमारा एक्चुअली 3 ठो मेन रॉड है, एक ए और ए, और तीनों का रेजिस्टेंस R है। तो यहाँ पर जो टोटल ड्रॉप है टेम्परेचर का 90 to 0 मतलब 90 डिग्री सेल्सियस, वो 1/3 ये ड्रॉप करेगा, 1/3 ये ड्रॉप करेगा, 1/3 ये ड्रॉप करेगा। तो हमें पता चल गया कि बी पर वैल्यू कितना होना है, ये 90 था, 30 ड्रॉप कर दिया 60। यहाँ पर फिर वैसे ही ये 60 है, 30 ड्रॉप कर दिया 30। तो 2 पॉइंट का मिल गया। और थर्ड पॉइंट के लिए हम वापस चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 60 है, ये 30 है पीछे नीचे से, और उसके बाद में ये जो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया 60 - 30, उसको ये दोनों इक्वली ड्रॉप करेंगे क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है। तो 30 का हाफ ये ड्रॉप करेगा, हाफ ये ड्रॉप करेगा, 15 ये ड्रॉप किया, 15 ये ड्रॉप किया, तो ये 45 हो गया, और जो भी ऑप्शन था हमारा थर्ड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 rods of coefficient of thermal expansion α1 and α2 are joined together। एक ये है और एक दूसरा कलर ले लेते हैं, ये है। इसको दोनों इसका एक्सपेंशन जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो α1 है और इसका α2 है। इफ द लेंथ ऑफ द सेकेंड रॉड इज डबल ऑफ द
फर्स्ट वन, इसका मान लेते हैं L1 है तो इसका है 2L1, L2 कितना है 2L1, डबल है, सेकंड का रड इज डबल ऑफ द फर्स्ट वन। द इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लॉन्ग कंपोजिट रड क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो रड है इसके इक्वल डायमेंशन का, दोनों का लेंथ जो है, इसका लेंथ कितना लिए L1 प्लस L2, मतलब L1 प्लस 2L1 3L1, इतना लेंथ का हमने लिया, और इसका अल्फा कितना होगा, ताकि ये जितना दोनों मिल के एक्सटेंशन होता है उतना ही एक्सटेंशन इसमें हो जाए फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस जो डेल्टा टी है, मान लीजिए हमने दिया 50 डिग्री सेल्सियस, तो वही 50 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर भी दूंगा टेम्परेचर, और ये जितना ये 3 सेंटीमीटर इसका एक्सटेंड होता है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही एक्सटेंड हो, तो ये अल्फा कितना होना चाहिए, कौन सा मटेरियल लेना चाहिए, मटेरियल जिसका अल्फा कितना होना चाहिए कि ये दोनों का थर्मल एक्सपेंशन सेम हो, तब कहेंगे कि ये हमारा इक्विवेलेंट थर्मल कोफिशिएंट है ऑफ एक्सपेंशन इस इक्विवेलेंट रड का। तो इसको देखते हैं पहले इस रड के लिए। ये थर्मल एक्सपेंशन होता है तो क्या कहते हैं उसको, कितना इसमें एक्सपेंड हुआ वो निकालिए पहले, डेल्टा L1, ये हो जाएगा L1 अल्फा 1, टेम्परेचर जो बढ़ाया वो डेल्टा टी, इसमें कितना एक्सपेंड हुआ डेल्टा L2 जो है उसका लेंथ L2 अल्फा 2, और ये चेंज इन टेम्परेचर जो है ये L2 जो है सो 2L1 है, तो 2L1 अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी, दोनों मिला के कितना एक्सटेंड हुआ है डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, दोनों को ऐड कीजिए, L1 और डेल्टा टी ये तो कॉमन है, इसमें बचा अल्फा 1 और इसमें बचा 2 अल्फा 2, इतना जो है सो एक्सटेंशन हुआ, उतना ही एक्सटेंशन इक्विवेलेंट रॉड में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन आएगा उसके लिए कैसे फार्मूला लिखें, डेल्टा L जो आएगा वो इसका लेंथ टाइम्स अल्फा टाइम्स जो है चेंज इन टेम्परेचर, और इसका लेंथ कितना लेना है, ये दोनों के बराबर है, यहाँ पर देखिए L1 प्लस L2, तो दोनों मिला के 3L1 अल्फा, और डेल्टा टी तो डेल्टा टी है, ये डेल्टा L और ये डेल्टा L जो है सेम होना चाहिए, ये डेल्टा L जो है शुरू में दोनों का जो एक्सपेंशन है उसके बराबर होना चाहिए, तो ये कितना है यहाँ पर देख लीजिए L1 डेल्टा टी अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2, और इधर जो है सो है, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ गया, ये डेल्टा टी L1 खत्म हो गया, अल्फा का वैल्यू आ गया अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 बाई 3, ये आपका आंसर है। अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 बाई 3, ये ऑप्शन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन आइसोसेल्स प्रिज्म, आइसोसेल्स प्रिज्म है, दो तो साइड सेम है, थर्ड साइड सेम है, द बेस इज नॉट इक्वल टू एनी ऑफ द अदर साइड, जो साइड बराबर में नहीं है, इक्वल साइड नहीं है, वही बेस हमारा है। फॉर द डेविएशन ऑफ रे बाय प्रिज्म टू बी मिनिमम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो डेविएशन मिनिमम होने के लिए क्या होना पड़ता है, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द बेस, इमर्जेंट ray is parallel to the base, refracted ray inside the prism is parallel to the base, any one of the above ray is parallel to the base। तो हम ऐसे करते हैं, पहले एक प्रिज्म बनाते हैं, ठीक है, ये प्रिज्म है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, और ये हमारा इमर्जेंट रे है, और ये हमारा एंगल बनाते हैं यहाँ पर, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये रिफ्रैक्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये वैल्यू आया आर प्राइम। अब डेल्टा जो है मिनिमम होना है, यही क्वेश्चन है, तो डेल्टा को मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए, बस एक वर्ड है सिमेट्री। इसका मतलब हुआ क्या, सिमेट्री का क्या मतलब है, सिमेट्री का मतलब आई और आई प्राइम दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, आई और आई प्राइम सेम हो गया तो आर और आर प्राइम भी सेम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्नेल्स लॉ यहाँ पर लगाएंगे ना, साइन आई
इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन आर, ये 1 टाइम है, इसका म्यू 1 है। और इधर यदि लगाएं, दूसरा कलर में लिखते हैं, साइन आर प्राइम म्यू, यहाँ पर म्यू टाइम्स साइन आई प्राइम, इसका म्यू 1 है, टाइम्स साइन आई प्राइम। ये दो इक्वेशन है। और बेस्ड ऑन सिमेट्री यदि आई और आई प्राइम सेम है तो इसका आर एच एस और इसका एल एच एस सेम हो गया, आई प्राइम और आई दोनों सेम है। तो ये म्यू साइन आर इजकल टू म्यू साइन आर प्राइम, इसका मतलब है आर इजकल टू आर प्राइम हो गया। तो सिमेट्री है, मैंने जस्ट एक वर्ड बोला सिमेट्री, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो गया, और ये दोनों आर और आर प्राइम दोनों सेम हो गया। और ज्योमेट्री से देख सकते हो कि आर और आर प्राइम का सम जो है सो ए एंगल के बराबर होता है, ये इसको एंगल ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। और ये दोनों सेम है तो आर इजकल टू आर प्राइम इजकल टू हाफ हाफ हो जाएगा दोनों, ये हो गया। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि ये जो रे है तीन में से कौन बेस के, ये है कौन सा रे, तीन तो रे है, वो तीनों में से कौन बेस के पैरेलल है। देखने से फिगर लगता होगा तो यही दो ही, क्या हमेशा होता है पैरेलल? कोई भी प्रिज्म जो है यदि क्रॉस सेक्शन इक्विलेटरल हो तब भी होगा, आइसोसेल्स हो तब भी होगा, या बिल्कुल कंप्लीटली एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड अलग अलग साइड का है, विषमबाहु ट्रायंगल हिंदी में कहते हैं, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट जो है कि इसका साइड अलग है, इसका साइड अलग है, इसका साइड अलग है, तो भी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है क्या बेस के पैरेलल होगा? कब कब पैरेलल होगा? यहाँ पर क्वेश्चन है आइसोसेल्स। आपको पता होगा कि ये इक्विलेटरल में तो पैरेलल होता है, इक्विलेटरल में तो इजी है प्रूव करना ना कि वो पैरेलल होता है। देखिए इक्विलेटरल में एंगल कितना है 60 डिग्री, और अभी यहाँ पर जितना केस मैंने दिखाया आर इजकल टू आर प्राइम इजकल टू ए बाई 2, ये कितना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों एंगल 60 डिग्री हुआ, ए भी 60 है, तो आर इजकल टू आर प्राइम इजकल टू ए बाई 2, ए बाई 2 मतलब 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये भी हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये तो परपेंडिकुलर है, इस पर नॉर्मल है, तो ये अपने आप 60 डिग्री हो गया, और ये 60 इसका मतलब है ए पैरेलल इसके। तो यह केस तो सही है इक्विलेटरल के लिए, लेकिन हमने इक्विलेटरल नहीं लिखा, हमने लिखा आइसोसेल्स। क्या आइसोसेल्स के लिए सही है? आइसोसेल्स के लिए भी सही है, या फिर ये जनरल है, कोई भी ट्रायंगल लेंगे, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड सेम नहीं है, फिर भी ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के पैरेलल होगा क्या? यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं आइसोसेल्स में। फिर से फिगर बनाते हैं, तो बड़ा बनाना चाहिए था थोड़ा। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, किसी एंगल को जो है इसको बोलते हैं, क्या बोले इसको, अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, और यहाँ पर यूजुअल जो है ये आई हुआ, ये आई प्राइम हुआ, ये आर है, ये आर प्राइम है। ये एंगल आर है, तो ए एंगल कितना होगा यहाँ पर लिखेंगे, ये 90 डिग्री माइनस आर होगा। सिमिलरली ए वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री माइनस आर प्राइम। अब हम बड़ा जो ट्रायंगल है इसका नाम कुछ दे दें, ए बी सी, इसका नाम दे देंगे ए पी क्यू। दो ट्रायंगल हो गया, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें हम अभी देख रहे हैं, ठीक है, इसमें तीन एंगल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस ए एंगल ए, उसको ए ही कहते हैं, तीनों का सम 180 डिग्री। छोटा ट्रायंगल में देखें ए पी क्यू, इसमें भी तीन एंगल है, तीनों का सम 90 डिग्री 180 होगा। एक एंगल है 90 माइनस आर, ये वाला 90 डिग्री माइनस आर, प्लस ये वाला है 90 डिग्री माइनस आर प्राइम, और तीसरा ए 180 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों को कंपेयर कीजिए, 180 है, ए है, तो ए अल्फा प्लस बीटा जो सो इतना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस आर प्लस 90 डिग्री माइनस आर प्राइम। लेकिन सिमेट्री से डेविएशन को मिनिमम होने के लिए सिमेट्री आना है, और उस केस में आर को आर प्राइम के बराबर होना है, तो यहाँ बराबर कर देते हैं।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आर और आर प्राइम सेम हो गया तो ट्वाइस ऑफ 90 डिग्री माइनस आर प्राइम। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आया। अभी यहाँ तक हमने ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है, आइसोसेल्स है या तीनों साइड अलग है, हमने कुछ भी नहीं बताया आपको, कहीं भी इसके बारे में डिस्कस नहीं किए। यहाँ से जो भी चल रहे हैं, ये एक सिंपली ट्रायंगल लिए, बोले ए एंगल अल्फा है, ए एंगल बीटा है, ये आर है तो ऑटोमेटिक 90 माइनस आर होगा, ये भी 90 माइनस आर प्राइम हो जाएगा। और यह बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल में हम तीनों का सम करके लाए तो हमें एक कंडीशन मिला कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री माइनस आर प्राइम है। ये यहाँ पर जो है सो हमने बस एक केस यूज किया है, ये स्टेटमेंट यूज किया है। ये डेल्टा मिनिमम होने पर ऐसा होता है। जब डेल्टा मिनिमम होता है तो आई और आई प्राइम सेम हो गया, आर और आर प्राइम सेम हो गया, वो हमने आपको दिखाए थे, सिमेट्री फॉलो करना होता है। तो उससे हमें एक स्टेटमेंट मिला कि ये दोनों का सम जो है वो 2 टाइम्स 90 माइनस आर प्राइम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा जो है सो ये दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। ये और ये दोनों सेम है, अल्फा बीटा यदि का जो सम है वो ये दोनों के डबल के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों तो सेम है, राइट, ये दोनों तो सेम है। क्यों? क्योंकि सिमेट्री से, ये डेल्टा मिनिमम होने के लिए। तो इसको हम यदि और भी नहीं ऐसे रहने देते हैं, या आप चाहो तो इसको के कह सकते हो या डेल्टा कह सकते हो। ये वाला जो है तो डेल्टा है 90 माइनस आर। तो कहने का ये मतलब है कि ये डेल्टा है और ये भी डेल्टा है। तो 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 डेल्टा यहाँ पर है। तो ये कब पॉसिबल है, जरा आप सोचिए। ये दोनों का सम जो है सो ये दोनों के इक्वल के बराबर होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि ये कितना होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये एंगल इतना होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब अल्फा और बीटा यदि दोनों सेम हो जाए। अल्फा और बीटा यदि दोनों सेम हो जाए तो ये लैम्डा जो है, डेल्टा जो है सो अल्फा हो जाएगा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। मतलब ये तीनों एंगल सेम हो जाएगा। यदि अल्फा और बीटा सेम हो गया तो ए इसके इक्वल हो गया, ए इसके इक्वल हो गया और तीनों सेम हो गया, ए एंगल सेम हो गया। और इसका मतलब है कि ये इसके पैरेलल हो गया। तो इस लाइन को, रिफ्रैक्टेड लाइन को पैरेलल होने के लिए हमें क्या कंडीशन फुलफिल करना है, अल्फा इक्वल टू बीटा फुलफिल करना है। ए क्या होगा, हमने अभी कुछ भी नहीं बोला आपसे। ए क्या होगा, हमने कुछ भी नहीं बोला, सिंपली ये बोला कि अल्फा को बीटा के बराबर कर दीजिए। तो देखिए ये कैसे एंगल हो जाएगा, अल्फा बीटा जैसे बराबर करेंगे तो यहाँ पर ये जो लैम्डा है, डेल्टा है, वो अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया। या यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों को सेम करेंगे तो 2 अल्फा इक्वल टू 290 डिग्री माइनस आर या आर प्राइम जो भी है। तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा जैसे ही हम ये दोनों को सेम करेंगे। तो ये दोनों सेम हो गया, मतलब ये कैसा ट्रायंगल हो गया, या आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल में, कोई भी आइसोसेल्स ट्रायंगल जो है उसमें ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इसके पैरेलल होता है। यदि वो आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं है तो ये दोनों एंगल सेम नहीं होगा, तो ये दोनों पैरेलल भी नहीं होगा। तो यदि कोई ट्रायंगल का तीनों फेसेस जो है सो डिफरेंट है, तब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इसके पैरेलल नहीं होगा। तो पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों एंगल को सेम होना चाहिए, मतलब कि आइसोसेल्स ट्रायंगल होना चाहिए। अब यदि बात हम करें इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो और भी ज़्यादा कंडीशन रिलैक्स किया हुआ है, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल भी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, प्लस जो थर्ड साइड है वो भी उसके बराबर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है, तीनों साइड बराबर है, मतलब ये दोनों साइड तो ऑटोमेटिक बराबर है, राइट। तो इस केस में वहाँ पर भी ये होल्ड हो जाता है। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होने पर ये रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल होगा, ये सही नहीं है। आइसोसेल्स होना ही काफ़ी है, आइसोसेल्स होना ही काफ़ी है। और कुछ जो काम आइसोसेल्स करता है वो काम इक्विलैटरल ट्रायंगल करता ही है। तो इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेल्स ट्रायंगल हो, ये दो ट्रायंगल होने चाहिए यदि आपको ये रिफ्रैक्टेड रे को बेस के पैरेलल करना है। तो कोई भी जनरल ट्रायंगल में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि इसका 3, 4, 5 ले लेंगे और आप बोलेंगे ओके ये इसके पैरेलल होता है मिनिमम डेविएशन में, नहीं, वो नहीं होता। तो यहाँ पर आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसमें बेस कौन सा होगा, रे रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस, ये सही है। तो ये सही किसके लिए है, आइसोसेल्स के लिए और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आइसोसेल्स ट्रायंगल भी है।
और यदि तीनों ट्रायंगल का साइड सेम नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो ये था आज का सॉल्यूशन, यहाँ पर अभी का सॉल्यूशन। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जो है सो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।